पूरे घर का एक एक कोना रंग बिरंगी लाइटों से चमकना चाहिए। सीढ़ियों से सीधा बहू के कमरे तक फूलों की चादर बिछ जानी चाहिए। और हाँ, मंदिर में शिवनगरी से मंगाया हुआ इत्र भी रखा है। पानी में डालकर पूरे घर में उसका छिड़काव करवा देना। मैंने ढोल नगाड़े वालों को भी बोल दिया है। जैसे ही बहू बेटे गाड़ी से उतरे, ढोल की आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। आखिर सबको पता चलना चाहिए कुमुद अपने बेटे को ब्याह के ला रही हैं। अरे भाभी, जरा सांस तो लो, ऐसा भी क्या दिखावा करना। आप तो जानती ही हैं, आजकल कहाँ ही किसी को दूसरों की खुशियां बर्दाश्त होती है। और फिर अपना सूरज तो वैसे ही सूर्य के समान चारों तरफ शहर में प्रकाश फैला रहा है। पहले ही सभी की काली निगाहों का अंधेरा उस पर डला है। आप ये सब कर क्यों बेटे की बस्ती बसने से पहले उजाड़ने लगी हैं? कुमुद जी की देवरानी ने उन्हें टोक दिया। मनोरमा, तुमसे कितनी बार कहा है, जब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसका उदाहरण तुम 1 साल पहले खुद अपनी आंखों से देख चुकी हो। मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने परिवार और उसमें रहने वाले हर सदस्य की डोर अब उनके हाथों में थमा दी है। चलो, तुम अब बस बहू को लेने की तैयारी करो। कुमुद जी ने हाथ जोड़ मंदिर की तरफ इशारा किया और फिर से घर में काम करने वाले लोगों से बातचीत करने में व्यस्त हो गईं। जीजी भी न हर किसी को अपने जैसा समझती हैं, पर उन्हें कौन समझाए, दुनिया वैसी नहीं है। भगवान इस बार जीजी के ऊपर फिर से अपनी कृपा बनाए रखना। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष ही देखा है। अब जब उनके हिस्से में खुशियां आई हैं, वो वापस मत छीनना। ऐसा ही होगा मनोरमा जी, भाभी माँ और हमारे परिवार का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप चलिए। सूरज और हमारी दोनों बेटियां बहू को लेकर वहां से निकल चुके हैं। किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। तुम उनके स्वागत की तैयारी कराने में भाभी की मदद करो। जी, आप सही कहते हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सूरज और नई बहू घर में प्रवेश कर रहे थे। बहू के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई थी। जिसे देखो वो दौड़ दौड़ कर काम में लगा था। कुमुद जी तो बहू की बलाइयां लेते नहीं थक रही थीं। रोली से भीगी परात में उसके पैरों के कदम डूबोकर छोटे छोटे कागज में उसके पहले कदमों को संजोकर रखा जा रहा था। दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए हर कोई उन्हें आशीर्वाद से रहा था। नई बहू को उसके कमरे में पहुंचाया गया। सब लोग बहुत खुश थे कि अचानक से नई बहू के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर पहले घर में फैली खुशियां गम में पसर गई थी। कुमुद जी को कुछ समझ नहीं आता, अचानक से ये सब क्या हो गया। वह बदहवास ही ऊपर कमरे में भागी चली जाती हैं। आप सभी से मुझे ये उम्मीद न थी। अब समझ आया, नीचे जो कुछ भी हो रहा था वह मात्र दिखावा था। असल में एक मासूम लड़की की जिंदगी जो बर्बाद कर दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और जिसे मैंने अपना जीवन साथी समझा वो भी इतना बड़ा झूठा निकलेगा, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। नई बहू सौम्या गुस्से में अपना शादी का जोड़ा निकाल सूट पहन अटैची लिए खड़ी थी। कुमुद जी तो मानो जैसे जड़वत हो गईं। थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। वह सौम्या को अपने कमरे में ले गई। बाहर और नीचे खड़े सारे मेहमान हतप्रभ रह जाते हैं और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। मनोरमा जी हाथ जोड़कर मंदिर में भगवान के सामने खड़ी होकर अपनी जेठानी के परिवार के लिए मनोकामना करने लग जाती हैं। बहू, ये सब क्या है? घर मेहमानों से खचाखच भरा पड़ा है और सभी के सामने इस तरह का व्यवहार। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? और आखिर हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई? सासू माँ, धोखा करते शर्म नहीं आई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस घर में अब नहीं रहना। आप मेरे माता पिता को अभी बुला दे। मैं नहीं जानती कि तुमने क्या और कहाँ सुना है, पर इतना जानती हूँ कि हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे घर वालों को फोन कर दिया है, किसी भी वक्त आते ही होंगे। तुम ये तमाशा करना बंद करो
और अपने कमरे में जाकर आराम करो। बड़े ही शांत और सौम्य स्वभाव से कुमुद जी ने अपनी बात कही और वहां से नीचे चली आई। मैंने आपसे कहा था कि जीजी ज्यादा कुछ मत करिए, नजर लगते देर नहीं लगती। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। कुमुद जी पानी का ग्लास हाथ में लेती है और अतीत के गलियारे में खो जाती है। कुमुद जी घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, आते ही अपने परिवार की प्रिय बन गई थी। उनका व्यवहार था ही इतना अच्छा कि आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार उनकी तारीफ करते न थकते। वह भी इतने अच्छा ससुराल और पति पाकर अपने भाग्य को लेकर इतराती। पर समय के साथ एक ही कमी जिसने कुमुद जी को गहरे अवसाद में पहुंचा दिया था, वह था मां बनने का सौभाग्य न प्राप्त होना। देवरानी मनोरमा के भी 2 बेटियां हो चुकी थी, वह हमेशा दुखी ही रहती। तब सूरज का होना किसी चमत्कार से कम न था। सूरज यही नाम रखा गया था उनके घर के लिए, एक आशा की किरण जो लेकर आया था। सिंह परिवार का इकलौता वंश अपने नाम के जैसा ही था। जैसे जैसे सूरज बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज बढ़ता ही चलता गया। जल्दी ही पढ़ाई पूरी कर सूरज ने अपने पारिवारिक व्यापार संभालकर उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। पूरे शहर में उनके नाम और काम का बोलबाला था। चारों तरफ से सूरज के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। 1-2 जगह बात चल ही रही थी कि एक सड़क हादसे में सूरज की कार का एक्सीडेंट हो गया। पीठ के दोनों गुटके दब गए थे। 2 महीने का तक वह बिस्तर पर सीधा ही लेटा रहता। पूरा घर दिन रात उसके सही और फिर से पहला जैसा होने के लिए पूजा पाठ और कामनाएं करता रहता। पैसे ही कोई कमी थी नहीं। बेहतर इलाज और दवाइयों से जल्दी ही सूरज खड़ा और पहले जैसा हष्ट पुष्ट नौजवान हो गया था। पर फिर भी डॉक्टर ने एहतियात के तौर पर उसे शारीरिक तौर पर अकेला शहर से बाहर या काम का ज्यादा बोझ डालने के लिए मना किया था। 6 महीने ही बीते थे। एक बार फिर से लड़की वालों का इसके रिश्ते के लिए आना शुरू हो चुका था। कुमुद जी अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, पर लड़की वाले इस कदर पीछे पड़ चुके थे कि वह सौम्या के पिता को मना नहीं कर पाई। पर वह इसी शर्त पर तैयार हुई थी कि लड़की को सूरज के एक्सीडेंट और डॉक्टर के बताए गए एहतियात तौर तरीके पहले बता दिए जाएंगे। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता न करे, सुधा जी और मैंने सौम्या से पूछकर ही इस रिश्ते के लिए बात चलाई है। आप बस रिश्ता पक्का करने की तारीख निकलवाएं। सुधाकर जी ने मिठाई के डिब्बे रख सभी के सामने हाथ जोड़े थे और सभी बड़ों के समक्ष रिश्ता पक्का हो गया था। जब दोनों परिवार के बीच में हर तरह से बात साफ थी, फिर भी सौम्या ने इस प्रकार क्यों शोर मचा रखा था? क्या इसके पीछे और कोई राज था? क्या सूरज के घर वालों ने कोई बड़ी बात सौम्या के घर वालों से छुपा रखी थी? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।